हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 12 अगस्त के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए, आराम से पूरे सेशन को देखिएगा, रिलैक्स होकर, और क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। वहां पर आपके लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रक्षाबंधन की सेल आपके लिए कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट कीजिए। अप टू 90% तक का ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर वहां पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो इंडिया की ऐसी वंदे भारत ट्रेन जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत है, यह है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। नागपुर से पुणे तक 10 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया। 881 किलोमीटर की दूरी ये तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है। इंडिया में अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उनमें सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है या किसके मध्य में चलती है? तो ये नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखिए, ये जो ट्रेन है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है मैक्सिमम। इसके अलावा भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है चेन्नई तमिलनाडु में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसका निर्माण करती है वंदे भारत ट्रेन का। इंडिया में सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी 15 फरवरी 2019 को, और ये चली थी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत सबसे पहली। हालांकि तब इसे एक अलग नाम से जाना जाता था, तब वंदे भारत को ट्रेन 18 का नाम दिया गया था सबसे पहले, और फिर इसका नाम किया गया वंदे भारत। अभी अगर हम रनिंग वंदे भारत देखें इंडिया में, तो 71 वंदे भारत इंडिया में रनिंग है वर्तमान में। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, जो कि हमारा क्वेश्चन है, अभी इनॉग्रेट की गई 10 अगस्त को, और ये कौन सी है? तो ये है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। हाँ, कितनी दूरी तय करेगी? तो 881 किलोमीटर ऑलमोस्ट इसकी दूरी देखने को मिल जाएगी। आगे चलेंगे। सुर्खियों में रहा डार्डानेल्स स्ट्रेट किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? एक स्ट्रेट या जल डमरू की यहां पर बात की जा रही है जिसका नाम है डार्डानेल्स। अभी ये सुर्खियों में था। ये दो सागरों को आपस में कनेक्ट करता है। एक है सी ऑफ मार्मरा और एक है एजिन सी। कहां पर लोकेटेड है? अगर हम लोकेशन देखें तो आप ये मैप देखिए, आपको ये देश देखने को मिलेगा तुर्की। तुर्की के अगर हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो आपको एक जली संरचना देखने को मिल रही है, एक ये, और एक यहां पर जो आपको जली संरचना देखने को मिल रही है, ये है एजेंसी तुर्की के वेस्ट में, और यहां पर हमको मार्मरा सी देखने को मिलेगा, है ना? तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेट है, एक जल डमरू मध्य, जिसका नाम है डार्डानेल्स स्ट्रेट। तुर्की के अंडर में है, तुर्की के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में दो सागरों को कनेक्ट करता है, मार्मरा सी और एजिन सागर। अब सुर्खियों में क्यों है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि तुर्की का यहां पर कंट्रोल है, तो तुर्की ने इस स्ट्रेट को अभी के लिए बंद कर दिया, क्योंकि तुर्की का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पर तुर्की की एक प्रांत देखने को मिलता है, केनाकेले प्रांत या प्रोविंस। अगर हम मैप पर देखें तो आप शायद यहाँ पर आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप वेस्ट में चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर प्रांत दिखाई देगा। इसमें जंगल की भीषण आग के कारण अभी के लिए इस स्ट्रेट को बंद कर दिया गया, और इस स्ट्रेट से जितनी भी शिप का आवागमन होता है उसको इमीडिएट बेसिस पर रोक दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में आग लग गई है, इमरजेंसी को घोषित किया है, तो स्ट्रेट से आने वाले जितने भी शिप्स हैं जो ट्रेड के लिए या फिर जो यात्री शिप भी हैं, तो उनको यहाँ पर अभी के लिए अंकुश लगाया गया है, अभी के लिए रोक दिया गया है, और इस स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि जो यात्री हैं, जो सामान है व्यापारियों का, उसकी रक्षा की जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से तुर्की ने यह डिसीजन लिया है कि जो डार्डानेल्स स्ट्रेट है इसको अभी के लिए बंद कर दिया जाए। तो दो सागरों को कनेक्ट करता है, कौन कौन से है? मार्मरा सी और एजिन सागर। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन समझ में आ गई। डार्डानेल्स स्ट्रेट
को ही गेलीपोली स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की के नॉर्थ वेस्ट में है, तुर्की का कंट्रोल है। दो सी कौन कौन से जोड़ता है ये हमने देख लिए हैं। किसे अलग करता है, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करता है। पर्टिकुलर ये जो स्टेट है ये अलग करता है एशिया के पार्ट को और यूरोप के पार्ट को। तुर्की है, इसका अधिकतर जो, वैसे तुर्की है दो महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। इसका अधिकतर पार्ट तो हमको एशिया में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका हमें यूरोप में भी देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल है अंकारा। प्रेसिडेंट है वर्तमान में रिसेप तैयब एर्दोगन। ठीक है, एर्दोगन काफी सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि इंडिया के साथ काफी विवाद भी रहा है तुर्कियों का। तो तैयब एर्दोगन को याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है तुर्की के। और टर्किश लीरा तुर्की की ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, तो सारे बेसिक फैक्ट यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड में काफी फेमस स्टेट हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग जल डमरू मध्य, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक मलक्का स्टेट काफी फेमस है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कनेक्ट करता है। भारत के दक्षिण पूर्वी जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार के पास। एक सुंडा स्टेट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है। हार्मुज स्टेट देखने, सॉरी, सुंडा जो स्टेट है वो जावा सागर और हिंद महासागर को कनेक्ट करता है। हार्मुज स्टेट की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है। जिब्राल्टर जल संधि, जल डमरू मध्य काफी फेमस है। अटलांटिक जो ओशियन है और एक मेडिटेरियन सी है, इनको कनेक्ट करता है। बेरिन जल संधि, बेरिन सागर और चुक्ची सागर को कनेक्ट करती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है यूरोप के उत्तर में। पाक स्टेट भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा बाब अल मंदेब की बात करें तो ये स्टेट लाल सागर और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करता है। और मैगलन जो स्टेट है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। तो ये कुछ वाटर बॉडीज है, ये कुछ स्टेट है, इनको पॉज करके पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एग्जाम में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और सभी की सभी सुर्खियों में भी रहते हैं। ठीक है, आपको मैंने ऑफर ऑफ द डे बता ही दिया है। आप सभी के लिए रक्षाबंधन की सेल कंटिन्यू है क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। तो आप दोनों ही एप्लीकेशन पर जाकर सारे कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ ले सकते हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। और कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपके लिए क्वेरी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ओके, और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से ही आप पीडीएफ ले लेना डेली करंट अफेयर की, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है डी वाई चंद्रचूड़ को। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, डी वाई चंद्रचूड़। ओके, तो इन्होंने एक बुक को, ये वैसे 2024 में रिटायर हो चुके हैं, इनकी बुक अब लॉन्च की गई, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, समाज में जो चेंजेस है उसको कैसे इफेक्ट किया है, कैसे जो हमारी सोसाइटी है समाज में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज लाया है, इन सब के बारे में डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी इस बुक में बताया है। तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़ की बुक है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके पहले यू ललित भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनको रिप्लेस किया था 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने। और फिर जब 2024 में ये रिटायर हुए तो इनको रिप्लेस किया था संजीव खन्ना ने। ओके, अभी 52वें मुख्य न्यायाधीश कार्यरत है गवई जी। सीजीआई रहने से पहले डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 44th चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो बुक का नाम है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डीवाई चंद्रचूड़ की बुक है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले एमएस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, इस बुक को भी लॉन्च किया गया, जो कि प्रियमबदा जय कुमार के द्वारा लिखी गई है एमएस स्वामीनाथन के जीवन के ऊपर, है ना, जो कि फादर ऑफ
ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता। आगे चलें। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसने एक पोर्टल लॉन्च किया, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। अब पोर्टल क्या है इसको समझो। भारत में जितने भी युवा हैं ना, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, उन्हें रोजगार दिया जा सके, उन्हें रिक्रूट किया जा सके, उनकी जो भी एबिलिटी है युवाओं की, उस सेक्टर में उनको रिक्रूटमेंट दिया जा सके, उनके लिए रोजगार पैदा किया जा सके। इसके लिए विकसित भारत वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया, जो हमारा विकसित भारत 2047 तक का जो लक्ष्य केंद्र सरकार का, उसको प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। जितने भी देश में युवा हैं, किसी भी फील्ड में वो कार्यरत हो, कहीं की भी उनके पास एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में काम करने का, तो वो रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल पर। गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम और प्रोफाइल्स के लिए जॉब अपडेट करेगी और ऐसे लोगों को जो कैंडिडेट है उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे और फाइनली उनको जॉब्स दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग या कंसल्टेंसी में, पॉलिसी मेकिंग में, क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, डेटा एनालिसिस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, जो भी सेक्टर में किसी भी युवा का अनुभव है, अगर उसके पास 1 वर्ष का अनुभव है, तो ऐसे युवा को 70,000 रुपए प्रति माह तक की जॉब इसमें दी जा सकती है। हालांकि एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है और जॉब किस कैटेगरी की। तो इन अलग अलग आधारों पर देखी जाएगी योग्यता और फिर जॉब्स दी जाएगी युवाओं को। तो पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल नीति आयोग को। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से नीति आयोग को जाना जाता है। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। एक परामर्शकारी निकाय है ना, केंद्र सरकार का परामर्शकारी निकाय है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के पीएम होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन सुमन बैरी है और सीईओ है PVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग की। सिक्किम ने हाल ही में नारी अदालत प्रोग्राम की शुरुआत की। नारी अदालत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इंडिया में एक प्रोग्राम है नारी अदालत प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया था 2023 में। अभी रिसेंटली सिक्किम ने अपने यहां पर नारी अदालत प्रोग्राम की शुरुआत की। इसमें होगा क्या, देखिए, जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं नारियों से संबंधित, उनको इनिशियल लेवल पर ये जो नारी अदालत है यही निपटा लेगी। डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो जाते हैं, छोटे छोटे स्तर के जो होते हैं ना, जिसमें मतभेद हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दा हो सकता है, डिवोर्स से संबंधित कोई मुद्दा हो सकता है, आपसी समझौता जहां पर करवाया जा सकता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनको नारी अदालत सॉल्व करेगी, है ना। तो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में राज्य में इसे अनाउंस किया है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है नारी अदालत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नारी अदालत जो घोषित किया था पहली बार 2023 में लॉन्च किया था। 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम और जम्मू कश्मीर में इसे लागू किया गया और अब इसे धीरे धीरे बाकी के राज्य भी अपना रहे हैं, बाकी राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में सिक्किम ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि हम भी नारी अदालत को लागू करेंगे। ये जो नारी अदालत है जिसकी हमने बात की, ये मिशन शक्ति स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था 2023 में। मिशन शक्ति स्कीम की भी हम बात करेंगे। नॉर्मली महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित स्कीम थी और इसी के तहत 2023 में नारी अदालत को इंट्रोड्यूस किया गया। महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला एक मंच है, कोर्ट जैसा काम करता है। हालांकि कोर्ट्स की सारी पावर्स नहीं है इनके पास, और इनका जो डिसीजन है इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट का डिसीजन हो गया, नहीं। अगर पक्षकार सहमत नहीं है तो फिर वो कोर्ट भी जा सकते हैं, पुलिस के पास भी जा सकते हैं। ये तो केवल एक समझौता, जैसे हम पंचायत में करवाते हैं ना समझौता, घर में आपस में बैठ के जैसे हम समझौता करवाते हैं, उस तरीके से ये वर्क करेगी। 7 से 11 विमेन होती है नारी अदालत में, जिन्हें न्याय सखी के नाम से पुकारा जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा ही ये नॉमिनेट की जाती है सारी महिलाएं, और इनमें से एक मुख्य न्याय सखी लीड करती है पूरे पैनल को,
जो नारी अदालत है उसको लीड करती है। और फिर फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित कोई मामले हैं, तलाक से संबंधित, जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसे मामलों में इनिशियली ये समझौता करवा सकते हैं पक्षों के बीच में। तो भाई पावर नहीं है इसके पास कोर्ट जैसी, तो इसके डिसीजन ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में, ये अगर पक्षकार सहमत नहीं है तो वो फिर कोर्ट जाए, कोई दिक्कत। ठीक है, तो बेनिफिट होते हैं कि प्रोसेस सरल है ना, आपसी सहमति से छोटे मोटे विवाद सुलझाए जा सकते हैं, कोर्ट पर बर्डन कम होता है। अगर ये इनिशियली घर के अंदर ही ये अदालतों में निपटा लेते हैं, नारी अदालत में, तो कोर्ट पे बर्डन कम होता है ना, कोर्ट को डिसीजन फिर वहां पर पहले ही काफी सारे केसेस पेंडिंग है, तो जो विमेन्स नारी अदालत है वो यहीं पर छोटे छोटे मैटर सॉर्ट आउट कर सकती है। विमेन लीडरशिप को भी बढ़ावा मिलता है, विमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर मिशन शक्ति स्कीम का नाम आया था क्योंकि इसी के तहत नारी अदालत लाई गई है। तो मिशन शक्ति स्कीम को 15वें जो वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशन पर 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए लागू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य विमेन्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट पर कार्य करना। ठीक है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल अपने नाम किया है रमेश बुधिहाल ने, इंडिया का पहला मेडल एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप। इसका हाल ही में आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया। सर्फिंग चैंपियनशिप है, आपने देखा होगा, ये पानी के ऊपर एक प्लेट जैसी संरचना होती है ना, एक प्लेट सा एक होता है प्लास्टिक का या फिर अदर चीजों से भी बना होता है, तो इस पर सर्फिंग की जाती है पानी के अंदर। तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 3 से लेकर 12 अगस्त तक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जा रहा है। अभी ये आज खत्म हो जाएगा। भारत के रमेश बुधिहाल ने ओपन मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इंडिया के किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जीता गया ये पहला मेडल है इस सर्फिंग चैंपियनशिप। पहली बार ही इंडिया ने जीता, आज तक हमने कभी नहीं जीता। पहली बार है जब भारत ने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया, ये भी पहली बार। होस्ट भी इंडिया ने किया, तमिलनाडु ने, और पहली बार हम मेडल भी जीते। कौन लेकर आए? रमेश बुधिहाल, सर्फिंग खिलाड़ी। एशियन सर्फिंग फेडरेशन और सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं, एक एशिया लेवल पर काम करती है और एक इंडिया की। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है हर साल। एशिया में सर्फिंग की चैंपियनशिप है, एशिया के देशों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। 2019 में शुरुआत की गई थी, तब इसका आयोजन मालदीव में किया गया था, और पिछला जो एडिशन है 2025, इसका आयोजन भी मालदीव में हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार इंडिया ने होस्ट किया है तमिलनाडु में। ठीक है, सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सर्फिंग के लिए भारत की गवर्निंग बॉडी है, 2011 में स्थापना की गई, और अरुण वासु इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। आगे चलें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ब्रह्मा नामक एक नई PEML रेल कोच निर्माण इकाई का लोकार्पण किया। यह रेल हब कहां स्थापित किया गया? तो एक रेलवे कोच है ना निर्माण की फैक्ट्री, जिसे नाम दिया गया है ब्रह्मा। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, और इसकी स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश के रायसेन में। ओके, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में ये रेल निर्माण का कारखाना बनाया जा रहा है, रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, PEML रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन किया। यहां पर एक नई यूनिट है जहां पर रेल कोच का निर्माण किया जाएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा, जिसे BEML के नाम से जाना जाता है। इसे नाम दिया गया है यूनिट को ब्रह्मा यूनिट। रायसेन मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ की यह परियोजना है। टोटल 60 हेक्टेयर में यह पूरी यूनिट बनाई गई है, और 5000 लोगों को यहां पर रोजगार दिया जाने वाला। अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है, अब धीरे धीरे इसका काम शुरू होगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML जिसने ये यूनिट स्थापित की है, इंडियन गवर्नमेंट का एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। वर्क के माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, रेलवे के लिए अलग अलग इक्विपमेंट बनाने का BEML काम करता है। 1964 में स्थापना की गई थी, सोवियत यूनियन के सहयोग से स्थापित किया गया है। हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है, और शांतनु रॉय चेयरमैन है
BEML के वर्तमान। आगे आइए, भारत की अंडर 20 महिला टीम 20 साल के बाद AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई हुई है। AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले तो ये समझो कि जो हमारी अंडर 20 मतलब 20 साल से कम उम्र की महिला टीम है, इसमें फुटबॉल में, ठीक है, तो ये फुटबॉल का इवेंट है AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026। इसके लिए हमारी जो अंडर 20 जो फुटबॉल विमेन टीम है उन्होंने क्वालिफाई किया है 20 साल के बाद। इसके पहले 2006 में क्वालिफाई किया था, जीते तो हम तब भी नहीं थे, लेकिन क्वालिफाई हमने 2006 में किया। अब 2025 में हमने एक बार फिर से क्वालिफाई किया। अब ये जो AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 का आयोजन किया जाएगा, यह आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। कहां पर? थाईलैंड, ठीक है। तो अंडर 20 विमेंस टीम ने म्यांमार को 1-0 से हराकर AFC अंडर 20 विमेंस एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है 20 साल के बाद। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक भारत एक भी बार AFC अंडर 20 विमेंस एशिया कप का खिताब नहीं जीता है। आज तक हमने कभी भी नहीं जीता, पर हम क्वालिफाई काफी बार कर चुके हैं। 2006 में भी किया था और अब 2025 में किया। चैंपियनशिप का 12वां एडिशन होगा 2026 में। हर 2 साल में यह आयोजित की जाती है। इस 2026 में इसका आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। इसके पहले 2024 में उज्बेकिस्तान में AFC अंडर 20 विमेंस एशिया कप का आयोजन किया जा चुका है 2024 में। कहां पर? उज्बेकिस्तान। तब विनर रहा था नॉर्थ कोरिया और रनर अप रहा था जापान। 2026 में थाईलैंड में आयोजित किया जाने वाला है 1 से लेकर 18 अप्रैल 2026। 12 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है कॉन्फेडरेशन, वो इसका आयोजन करवाएगा। पहली बार 2002 में इंडिया में आयोजित किया गया। अब जो गवर्निंग बॉडी है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, अगर इसकी बात करें तो एशिया में फुटबॉल खेलों को गवर्न करती है। 1954 में स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कुआलालंपुरम मलेशिया में देखने को मिलता है। और सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा जो कि बहरीन से आते हैं, इस संस्था के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर है। भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा, नाम है भारत टैक्सी, के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? देखिए, सहकारी टैक्सी सेवा को समझिए क्या है। कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा है। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी सेवाएं क्या होती है? वहां पर जब किसी कंपनी का या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर सभी संयुक्त रूप से मालिक होते हैं, तो ये होता है सहकारी संस्था। तो भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा है जहां पर मालिक कोई एक नहीं है, बहुत सारे मालिक, और इसको नाम दिया गया है भारत टैक्सी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट हाल ही में आवंटित किया गया। देखिए, अभी तक जो टैक्सी सेवा इंडिया में चलती है, अगर आपने देखा होगा उबर, ओला, है ना, ये चलते हैं, रैपिडो वगैरह, ये वाली सेवाएं चलती है। अब इनको कंपटीशन देने के लिए इंडिया की पहली 8 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने मिलकर भारत टैक्सी नाम की एक टैक्सी सेवा को शुरू किया। जैसे ओला उबर होते हैं वैसे। कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज शामिल है? 8। और इन सब ने मिलकर जो बजट रखा है भारत टैक्सी, इस ये टैक्सी सेवा को बनाने के लिए जो बजट रखा गया है वो रखा है 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। भारत टैक्सी की शुरुआत 2025 के अंत तक की जाएगी। इस साल के एंड तक ये आ जाएगी। इंडिया की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा है भारत टैक्सी के नाम से। देखिए, ओला उबर क्या है, एक तो चार्जेस जनता से ज्यादा भी लेते हैं, काफी जगह पर हमने ये भी देखा है। जरूरी नहीं है कि ले ही, लेकिन जो ड्राइवर्स, एक तो जब भारत टैक्सी आएगी तो उनको सही इनकम मिलेगी, पैसेंजर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल होगा। वैसे ओला उबर भी अफोर्डेबल है, लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा जब कंपेयर किया जाता है तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो अपेक्षाकृत थोड़ा कम पैसा ले सकती है, क्योंकि वो उसका कोई एक मालिक नहीं होता, संयुक्त रूप से काफी सारे ट्रस्ट जैसे मालिक उसके होते हैं। तो यहाँ पर लोगों को अफोर्डेबल होगा। कोऑपरेटिव मॉडल से जब बनेगी तो ड्राइवर्स को भी सही इनकम मिलेगी और पैसेंजर्स के लिए भी ये ज्यादा अफोर्डेबल होगी। ठीक है, ओला उबर की तरह ज्यादा कमीशन इनसे नहीं लिया जाएगा इसमें,
या उबर और रूरल दोनों एरियाज में चलाई जाए भारत टैक्सी। ठीक है, बेनिफिट काफी सारे। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 200 ड्राइवर्स ने ज्वाइन किया है। पूरे देश में और मेंबर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। अलग अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ने की भी बात की जा रही है और 2025 के अंत में ये शुरू हो जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, गाई यात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? गाई यात्रा उत्सव एक फेस्टिवल है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ। ये मनाया जाता है नेपाल में। कहां पर मनाया जाता है? नेपाल में। ठीक है, आंसर हो गया नेपाल। देखिए, गाई यात्रा फेस्टिवल में क्या होता है कि नेपाल में जो काठमांडू रीजन है, काठमांडू वैली है, वहां पर नेवार कम्युनिटी निवास करती है। इस कम्युनिटी के लोग गाय का मुखौटा पहनकर एक रैली निकालते हैं और ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है अच्छी फसलों की, और स्पेशली जो फैमिली मेंबर्स इन कम्युनिटी के जो जिनका देहांत हो गया, जिनका निधन हो गया है, उनकी याद में स्पेशली ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, स्पेशली वैसे भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें धन्यवाद भी दिया जाता है ना, और अच्छी फसलों की कामना भी की जाती है, लेकिन जो मेन रीजन है फेस्टिवल को मनाने का वो यही है कि फैमिली मेंबर्स जो कि दिवंगत है, जिनका निधन हो गया है, उनकी याद में ये मनाया जाता है। अब जो युवा हैं या फिर इस फेस्टिवल में जो नेवार कम्युनिटी है, वो मुखौटा, गाय का मुखौटा पहनकर, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, गाय का मुखौटा पहनकर इसमें यात्रा निकाली जाती है। इसी का नाम है गाय यात्रा फेस्टिवल, गाय यात्रा फेस्टिवल। ठीक है, अब ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू मान्यताओं में गाय को एक तो पवित्र माना ही जाता है, ऊपर से जो नेपाल की कम्युनिटीज है वो मानती है कि गाय जो है आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने का काम करती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में भी ये देखने को मिलता है कि गोदान से हमें स्वर्ग का रास्ता मिलता है गाय के माध्यम से। तो इस तरीके से आत्मा को स्वर्ग में ले जाने का गाय काम करती है। तो ये गो यात्रा फेस्टिवल को मनाते हैं और बच्चे जो हैं वो काऊ बनकर रैली निकालते हैं। नेपाल का फेस्टिवल अभी ये मनाया गया है 10 तारीख को, 10 अगस्त को। साउथ एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल। काठमांडू इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और पीएम के पद पर हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो यहां पर 12 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए एक एक करंट अफेयर को। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं कल के सेशन। पहला क्वेश्चन क्या था? नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में एक क्षेत्र है जिसको लेकर दोनों देशों के मध्य में समझौता। हाल ही में चर्चित रुद्रास्त्र क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी। फिर तीसरा संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया तुर्कमेनिस्तान के आवाजा नाम के शहर में। क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया है पंजाब सरकार ने। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक कहां पर उद्घाटित किया गया? तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक का इनॉग्रेशन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है केनिया देश को। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये अपने नाम की है हॉकी पंजाब ने, हॉकी पंजाब की टीम ने। तुवालू देश कहां पर स्थित है? तो ये पैसिफिक ओशियन में हमको देखने को मिलेगा तुवालू देश। अगल विलक्कू योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, हमने यहां पर रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में।
फिर एमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? तो सैलिवरी ग्लैंड एंड द पेनक्रियास में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। तो ये कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर सभी के सही हैं। यहां पर हम गुरसिमरन सिंह और एक है अनुराग त्रिपाठी, इनके कमेंट को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बिल्कुल सही कमेंट है, आप सभी के सही आंसर है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, कमेंट में आंसर कीजिएगा। पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है? सेकेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? और थर्ड, किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉज करके पढ़ लो आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।